हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिस्ट्री हब बाय रिद्धि। मैं रिद्धि झा स्वागत करती हूँ आपको अपने चैनल में हिस्ट्री हब में। एंड मुगल वंश के पतन को करते हुए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं कि जब मुगल वंश का पतन हो गया तो अनेक नवीन राज्यों का उदय हुआ। नवीन क्षेत्रों में नवीन राज्यों का उदय हुआ। तो अब हम लोग उन राज्यों को डीपली पढ़ेंगे, जैसे कि अवध हो गए, बंगाल हो गए, मराठा हो गए, जाट हो गए, राजपूत हो गए, ढक्कन के निजाम उल मुल्क हो गए। ये सभी जो थे ये मुगल वंश के पतन के बाद इनका जो था वो आविर्भाव हुआ था। हालांकि मोहम्मद शाह रंगीला के काल में ही इन क्षेत्र राज्यों का उदय प्रारंभ हो गया था, लेकिन जब मुगल वंश का अच्छे तरीके से पतन हो गया तब इन राज्यों ने अलग अलग क्षेत्रों में अपना गुट बनाया और अलग अलग क्षेत्रों पर शासन किया। तो अब हम लोग उसके बारे में जानेंगे। इस लेसन से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली मराठा से। मराठा सेक्शन जो हम लोग पढ़ेंगे वो सेक्शन थोड़ा बड़ा भी है और उस सेक्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा जो होगा वो होगा ढक्कन का निजाम। क्या होगा? ढक्कन के निजाम उल मुल्क जो थे, या भी निजाम उल मुल्क के बारे में जब हम लोग मुगल वंश का पतन पढ़ रहे थे तो बहुत सारे फैक्ट निजाम उल मुल्क के बारे में हम लोग जान चुके हैं। आगे अभी उसका पॉइंट है तो इसके बारे में अभी थोड़ा जो भी पॉइंट पढ़ भी लिए, जो नहीं भी पढ़े, उस सबको हम लोग एक जगह पे करके पढ़ेंगे ताकि हमें एग्जाम में याद रहे। फर्स्ट पॉइंट हमारा है ढक्कन में हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक चिनकिलिच खान निजाम उल मुल्क था। ढक्कन में जो हैदराबाद की स्थापना हुई, स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना हुई, उसके संस्थापक कौन थे? निजाम उल मुल्क। निजाम उल मुल्क के जो पूर्वज थे वो समरकंद के निवासी थे। निजाम उल मुल्क के पूर्वज कहाँ के निवासी थे? समरकंद के। चिनकिलिच खां या निजाम उल मुल्क, यहाँ पे विदाउट कंफ्यूजिंग हम लोग एक बात समझेंगे कि चिनकिलिच खां और निजाम उल मुल्क जो थे वो एक ही व्यक्ति थे। दो नाम थे। निजाम मुल्क हालांकि इसकी उपाधि थी लेकिन इसका फेमस नाम निजाम उल मुल्क ही है। अगर एग्जाम में चिनकिलिच खां भी आ जाए तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें ये चीज याद रखना है कि ये दोनों एक ही व्यक्ति थे। इनके पूर्वज जो थे वो समरकंद के निवासी थे और इनके पिता गाजीउद्दीन सिद्दीकी फिरोज जंग प्रथम की सेवा में थे। पिता का नाम क्या था? गाजीउद्दीन सिद्दीकी फिरोज जंग प्रथम। ये सारा इसके पिता का नाम था। ये जो थे वो मुगल शासक औरंगजेब की सेवा में थे। तो निजामुल मुल्क के जो थे पूर्वज वो कहाँ के निवासी थे? समरकंद के। फर्रुखसियर ने निजामुल मुल्क को दक्षिण के 6 सूबों की सूबेदारी दी तथा खाने खाना और निजाम मुल्क बहादुर फतह जंग की उपाधि दी। फर्रुखसियर ने क्या किया? फर्रुखसियर ने इसे निजाम उल मुल्क को दक्षिण के 6 सूबों की सूबेदारी दी और खाने खाना और निजाम मुल्क बहादुर फतह जंग की उपाधि दी। तो चिनकिलिच खां को निजाम उल मुल्क की उपाधि किसने दी थी? फर्रुखसियर ने। फर्रुखसियर ने उसे 6 सूबों की सूबेदारी दी ढक्कन के क्षेत्र में और खाने खाना और निजाम उल मुल्क की उपाधि भी दी। किसे? चिनकिलिच खां को। तो चिनकिलिच खां को ढक्कन के 6 जिलों की सूबेदारी और निजाम मुल्क की और खाने खाना की उपाधि किसने दी थी? किसने दी थी? फर्रुखसियर ने दी थी। लेकिन फर्रुखसियर के समय में ही इसे ढक्कन से हटा दिया गया। फर्रुखसियर के समय में ही कुछ ऐसा हुआ कि इसे ढक्कन से हटा दिया गया और फिर वह मालवा का सूबेदार बना। कहाँ का सूबेदार बना? मालवा में। और मालवा में रहते हुए इसने अपनी शक्ति को क्या की? सुदृढ़ की। मालवा में रहते हुए इसने अपनी शक्ति सुदृढ़ की। फर्रुखसियर ने उसे ढक्कन का सूबेदार बनाया। फर्रुखसियर के समय में ही ढक्कन से हटा दिया गया। फिर वह मालवा का सूबेदार बना और मालवा में रहते हुए इसने अपनी शक्ति क्या कर ली? सुदृढ़ कर ली और शक्ति को अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाया कि सैयद बंधु जो कि उस समय किंग मेकर कहे जाते थे, लगातार 4 मुगल शासकों को उसने गद्दी पे बैठाया था। फर्रुखसियर को हटा के उसको इसने सैयद बंधुओं को क्या कर लिया? सैयद बंधुओं का खात्मा किया मोहम्मद शाह रंगीला के साथ मिलके, क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला सैयद बंधुओं के हाथ की कठपुतली बनना नहीं चाहते थे। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने इसलिए खुश होकर
1722 ईस्वी में अपना क्या किया, वजीर नियुक्त किया, क्योंकि सैयद बंधुओं को खत्म किया इन्होंने, सैयद बंधुओं को मार दिया, तो इसलिए मोहम्मद शाह रंगीला ने 1722 में इसे अपना वजीर नियुक्त किया। लेकिन राज दरबार में षड्यंत्र हो रहे थे, क्योंकि उस समय जुल्फिकार भी था और अनेक दल थे, राज दरबार में षड्यंत्र हो रहे थे और मोहम्मद शाह रंगीला उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले रहा था। इसलिए निजाम मुल्क ने क्या किया, बिना राजा को बताए हुए दरबार से चला गया। जब वो बिना राजा को बताए हुए, बिना मोहम्मद शाह रंगीला को बताए हुए दरबार से चला गया, तो मोहम्मद शाह रंगीला ने इसे अपना अपमान समझा और हैदराबाद में एक सूबेदार था मुवारिज खां, नाम याद रखना है, हैदराबाद में एक सूबेदार था मुवारिज खां, इसके विरुद्ध उसको निजामुल मुल्क के विरुद्ध कार्यवाही करने का क्या दिया, आदेश दिया। निजाम मुल्क तो पहले ही मालवा में रहकर अपनी शक्ति को सुदृढ़ कर लिया था, तो इसलिए 11 अक्टूबर 1724 को मुवारिज खां और निजाम मुल्क के बीच में सुगरखेड़ा नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें निजाम मुल्क विजयी हुआ। जब मुवारिज खां को मोहम्मद शाह रंगीला ने आदेश दिया कि जाओ निजाम मुल्क को पराजित करो, तो 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी को सुगरखेड़ा नामक स्थान पर युद्ध हुआ मुवारिज खां और निजाम मुल्क के बीच में, जिसमें निजामुल मुल्क विजयी हुआ। और तब विवश होकर मोहम्मद शाह रंगीला ने निजामुल मुल्क को ढक्कन का वायसराय नियुक्त किया और आसफ जाह की उपाधि दी। मुवारिज खां को पराजित करके निजामुल मुल्क जब विजयी हुआ, तो मोहम्मद शाह रंगीला के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने विवश होकर निजामुल मुल्क को ही ढक्कन का वायसराय भी नियुक्त किया, स्वतंत्र वायसराय नियुक्त किया और उसे आसफ जाह की उपाधि दी। मोहम्मद शाह रंगीला ने निजामुल मुल्क को आसफ जाह की उपाधि दी और फर्रुखसियर ने निजामुल मुल्क को निजामुल मुल्क फतह जंग की उपाधि दी। चिनकिलिज खां उसका ओरिजिनल नाम था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, निजाम ने 1725 में हैदराबाद को अपनी राजधानी बनाई और हिंदू दीनानाथ या पूर्णचंद्र को अपना दीवान बनाया। फिर निजाम मुल्क ने क्या किया, 1725 में हैदराबाद को अपनी राजधानी बनाई और एक हिंदू थे दीनानाथ या पूर्णचंद्र, एक ही इंसान थे, कहीं पे उसका जिक्र दीनानाथ के रूप में किया गया है, कहीं पे पूर्णचंद्र के रूप में किया गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, उसे अपना दीवान बनाया। ऐसे क्वेश्चन आता है कि पूर्णचंद्र नामक हिंदू किस मुस्लिम शासक का दीवान था, तो वह था निजामुल मुल्क। ठीक है, और फिर आता है बाजीराव प्रथम का दौर। हालांकि निजामुल मुल्क का मराठों के साथ अच्छा संबंध था, लेकिन कुछ कारणों से उनका जो संबंध था उसमें कटुराहट आई और बाजीराव प्रथम ने पालखेड़ा नामक स्थान पर निजामुल मुल्क को हराया। निजामुल मुल्क पर आक्रमण करके पालखेड़ा नामक स्थान पर निजामुल मुल्क को बाजीराव ने पराजित किया और दोनों के बीच सुगरखेड़ा नामक संधि हुई। कब हुई? 6 मार्च 1728 ईस्वी को, मुंशी शिवगांव की संधि हुई। सुगरखेड़ा तो युद्ध हुआ था ना, ये 11 अक्टूबर 1724 को मुवारिज खां और निजामुल मुल्क के बीच में क्या हुआ, बाजीराव प्रथम ने पालखेड़ा नामक स्थान पर निजामुल मुल्क को क्या किया, पराजित किया और फिर बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच में 6 मार्च 1728 ईस्वी को मुंशी शिवगांव की संधि हुई। मुंशी शिवगांव की संधि न जाने कितने बार एग्जाम में आ चुके हैं, तो हमें कोई भी ऐसा पॉइंट मिस नहीं करना है। वी हैव टू रिमेम्बर इट कि मुंशी शिवगांव की संधि कब हुई थी, 6 मार्च 1728 ईस्वी को हुई थी और किसके किसके बीच हुई थी, बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच में हुई थी। और फिर 21 मई 1748 ईस्वी को निजामुल मुल्क की मृत्यु हो जाती है। निजामुल मुल्क की मृत्यु कब हो जाती है, 21 मई 1748 ईस्वी को। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, पुत्र नासिर जंग और भतीजा मुजफ्फर जंग के बीच में उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ। जब निजामुल मुल्क की मृत्यु हो जाती है 21 मई 1748 ईस्वी को, तो उसके जो पुत्र थे नासिर जंग और उसके जो भतीजे थे मुजफ्फर जंग, इसके बीच में उत्तराधिकारी संघर्ष होता है एज यूजुअल। इसमें अंग्रेजों ने इसमें और इस समय तक अंग्रेज और फ्रांसीसी दो टक्कर के जो सेना थे वो तैयार हो चुके थे। तो इस संघर्ष में अंग्रेजों ने नासिर जंग की, जो कि निजामुल मुल्क का पुत्र था, और फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग का साथ दिया, जो कि निजामुल मुल्क का भतीजा था।
और इस तरह से निजाम ने वो गलती कर दी जो धीरे धीरे करके जितने भी भारत के स्वतंत्र राज्य थे उन सभी ने किया, देर सबेर सबने किया। अपने राजनीतिक मामलों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप ले लिया। फ्रांसीसी को तो अंग्रेज ने पराजित करके हटा दिया, लेकिन अंग्रेज जब उसके राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप किया तो एक समय ऐसा आया कि सितंबर 1798 ईस्वी में जो उस समय के निजाम थे, निजाम अली ने सर्वप्रथम वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। और सितंबर ज्यादा दिन तक हैदराबाद जो थे वो स्वतंत्र नहीं रह सके और वेनेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले प्रथम राज्य जो थे वो हैदराबाद बन गए। कब सहायक संधि स्वीकार की? 1798 ईस्वी में निजाम अली ने, उस समय के जो निजाम थे अली, उन्होंने स्वीकार की 1798 ईस्वी में और वेनेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाली प्रथम राज्य बन गए। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हैदराबाद के शासक निजाम अली और अंग्रेजों के बीच झगड़े के मूल कारण क्या था? गुट्टूर की सरकार। गुट्टूर की सरकार जो था इन दोनों के बीच झगड़े का मूल कारण था। और इस तरह ढक्कन के निजाम का जो टॉपिक था वो हम लोगों ने खत्म कर दिया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राजपूत राज्य। लेट्स नो अबाउट राजपूत राज्य। 18वीं शताब्दी में दो प्रमुख राजपूत राज्य थे। 18वीं सदी का मतलब क्या हुआ? 17वीं से 18वीं शताब्दी। दो प्रमुख राजपूत राज्य थे। कौन कौन? मारवाड़ और आमेर। मारवाड़ जिसे हम आज का जोधपुर कहते हैं और आमेर जिसे हम आज का जयपुर कहते हैं। ये दोनों जो थे ये प्रमुख राजपूत राज्य थे। 18वीं शताब्दी में दो प्रमुख राज्य कौन कौन थे? मारवाड़ और आमेर, यानी कि जोधपुर और जयपुर। औरंगजेब की जो हिंदू विरोधी नीतियां थी उसके कारण तो राजपूत हमेशा उसके विरोध में रहते थे। और उस समय के जो शासक थे राजा राणा और मारवाड़ के अजीत सिंह, मारवाड़ कहाँ के शासक थे? अजीत सिंह कहाँ के शासक थे? मारवाड़ के। दोनों क्या थे? असंतुष्ट थे। और जैसे ही 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है तो अजीत सिंह क्या करते हैं? स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। स्वयं को स्वतंत्र भी घोषित कर देते हैं और जोधपुर में जो भी मुगल सेना की फौज रहती है उसको क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। अजीत सिंह हिम्मत दिखाता है और जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो खुद को स्वतंत्र कर देते हैं और जोधपुर से मुगलों की सेना को भी बाहर कर देते हैं। 1708 ईस्वी में मेरता में मुगल सेना से पराजित हो पुनः अधीनता स्वीकार करती है, लेकिन उनके स्वतंत्र होने का सपना जो है वो सपना ही रह जाता है और अगर पूरा भी होता है तो बहुत ही कम समय के लिए, क्योंकि 1708 ईस्वी में मेरता में वो मुगल सेना से पराजित होते हैं और फिर से उन्हें अपनी अधीनता जो है वो स्वीकार करनी पड़ती है। चूंकि अजीत सिंह एक बार विद्रोह कर चुके थे तो उन्हें बार बार मुगल सेनाओं के आक्रमण का सामना करना पड़ रहा था। 1714 ईस्वी में मुगल सेनापति हुसैन अली से हम लोगों को याद आएगा, सैयद बंधु में से एक थे हुसैन अली, अब्दुल्ला खान हुसैन अली। इसने जोधपुर पर आक्रमण किया। अजीत सिंह को तो पराजित किया ही, अजीत सिंह की जो पुत्री थी उसका विवाह भी फर्रुखसियर से करना पड़ा और इसकी पुत्री जब विधवा हो जाती है तो रफीउर जात या रफीउर दौला के काल में अजीत सिंह वापस इसको मुगल हरम से ले जाते हैं। अजीत सिंह ने विद्रोह किया, उसे उसका भुगतान करना पड़ा। 1714 ईस्वी में हुसैन अली ने उस पर आक्रमण किया, हराया और अपनी बेटी का विवाह भी फर्रुखसियर से करना पड़ा। जो जयपुर के एक राजा थे जयसिंह, सवाई राजा जयसिंह दो आते हैं। ये हम लोग औरंगजेब के काल में जो जयसिंह थे जो कि शिवाजी से संधि किए थे, जिन्होंने शिवाजी को पराजित किया था, उस जयसिंह के बारे में जानेंगे। इसी लेसन में आगे, मतलब इसी टॉपिक में आगे हम लोग जयसिंह द्वितीय के बारे में जानेंगे जो कि फर्रुखसियर और जहांदार के काल में थे। जयपुर के सवाई राजा जयसिंह ने नक्षत्रों और ग्रहों की चालों का अध्ययन करने के लिए जंतर मंतर नामक वेधशाला बनाई। और ये जयपुर के जो राजा जयसिंह थे ये खगोल विज्ञान में ज्यादा रुचि रखते थे, बहुत ही जिज्ञासु किस्म के आदमी थे। तो इन्होंने क्या किया? नक्षत्रों और ग्रहों के चालों का अध्ययन करने के लिए जंतर मंतर नामक वेधशालाएं बनवाई। जंतर मंतर नामक वेधशालाएं किसने बनवाई? जयसिंह ने बनवाई। इसको हम लोग जयसिंह प्रथम कह सकते हैं, जो कि औरंगजेब के काल में था। जब हम लोग औरंगजेब पढ़ेंगे तो उसमें एक टॉपिक आएगा जयसिंह करके, वहां पे भी हम लोग इस चीज को रिपीट करेंगे। और इनकी वेधशालाएं कहाँ कहाँ है? दिल्ली, बनारस, उज्जैन, जयपुर, मथुरा। रिपीट विथ मी,
दिल्ली, बनारस, उज्जैन, जयपुर एंड मथुरा में जयसिंह की क्या है, वेधशालाएं हैं, जो कि नक्षत्र और ग्रह के चालों को जानने के लिए बनाई गई थी। जयसिंह अपने पारिपेक्षकों पर एक पुस्तक प्रकाशित किया। जयसिंह ने एक पुस्तक भी प्रकाशित किया जिसका नाम था जिज मोहम्मद शाही। और जिज मोहम्मद शाही नामक पुस्तक किसने लिखा था? जयसिंह ने। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जिज मोहम्मद शाही के लेखक जयसिंह प्रथम, सवाई राजा जयसिंह। जयसिंह ने सम्राट यंत्र, राम यंत्र तथा जयप्रकाश नामक खगोलीय उपकरण का भी क्या किया? निर्माण किया। कौन कौन खगोलीय उपकरण थे जयसिंह द्वारा निर्मित किए हुए? प्रकाश यंत्र, सम्राट यंत्र और राम यंत्र, जयप्रकाश यंत्र नामक खगोलीय उपकरण का जयसिंह ने क्या किया? निर्माण किया। सवाई जयसिंह के बारे में नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, खगोल विज्ञान में 2 महत्वपूर्ण योगदान दिए इन्होंने, जिसमें से पहला था विषुव आयत को मापा और क्रांति वृत्त की त्रियकता को मापा। इसके निष्कर्ष जो थे वो टॉलमी और उलुगबेक से अधिक सही थे। क्या किया? जयसिंह ने खगोल विज्ञान में 2 महत्वपूर्ण योगदान दिए, विषुव आयन को मापा और क्रांति वृत्त त्रियकता को भी मापा। और इनके जो निष्कर्ष निकले वो इनसे पहले जो इन दोनों कामों को किया था टॉलमी और उलुगबेक, इनसे अधिक प्रमाणित थे, इनसे अधिक सही थे। जयसिंह ने 2 अश्वमेध यज्ञ भी किए थे। इस टाइप के क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड में आ सकते हैं, तो वी हैव टू रिमेम्बर दिस कि जयसिंह ने 2 अश्वमेध यज्ञ भी किए थे। जयसिंह ने विज्ञान और कला के केंद्र के रूप में जयपुर की स्थापना की। वंस अगेन मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ कि हम लोग जयसिंह प्रथम के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर जयसिंह प्रथम करके एग्जाम में आए कि जयपुर की स्थापना किसने की थी तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। जयसिंह ने विज्ञान और कला के महान केंद्र के रूप में जयपुर की स्थापना किस लिए की थी? विज्ञान और कला के महान केंद्र के रूप में। कब की थी? 1727 ईस्वी में। और इस शहर के जो वास्तुविद थे वो थे विद्याधर चक्रवर्ती या भट्टाचार्य। जयसिंह ने विज्ञान और कला के महान केंद्र के रूप में जयपुर की स्थापना 1727 ईस्वी में की। और जयपुर के वास्तुविद कौन थे? विद्याधर चक्रवर्ती या भट्टाचार्य। ये दोनों एक ही नाम है, तो हमें याद रखना है। फिर जयपुर के साथ आए क्या हुआ? 1776 ईस्वी में महाराजा राम सिंह ने, इन्हीं के वंश के जो आगे वंशज हुए महाराजा राम सिंह, इन्होंने महारानी विक्टोरिया और प्रिंस ऑफ वेल्स के युवराज एडवर्ड सप्तम के स्वागत में पूरे शहर को गुलाबी रंग से आच्छादित करवा दिया। जयसिंह के जो वंशज थे राजा राम सिंह, इन्होंने 1776 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया और युवराज एडवर्ड सप्तम के स्वागत के लिए, ये लोग भारत आ रहे थे तो इनके स्वागत के लिए जयपुर को क्या किया? पूरे जयपुर को गुलाबी रंग से ढक दिया, आच्छादित कर दिया। ठीक है। और तभी से जयपुर को पिंक सिटी यानी कि गुलाबी शहर कहा जाने लगा। अब हम लोग जयसिंह द्वितीय के बारे में पढ़ते हैं। जयसिंह द्वितीय को जहांदार शाह ने मिर्जा राजा और फर्रुखसियर ने सवाई राजा की उपाधि दी। जयसिंह द्वितीय को जहांदार शाह ने मिर्जा राजा और फर्रुखसियर ने सवाई राजा की उपाधि दी। तो जहांदार शाह ने मिर्जा राजा की उपाधि किसे दी? जयसिंह द्वितीय को। फर्रुखसियर ने सवाई राजा की उपाधि किसे दी? जयसिंह द्वितीय को। क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि जयसिंह द्वितीय को सवाई राजा की उपाधि किसने दी? तो ये दी थी फर्रुखसियर ने। जय महल, जंतर मंतर, हवा महल, नाहरगढ़ का किला जयपुर के प्रसिद्ध प्रसाद व किले थे। ये सारे जो किले हैं या फिर मंदिर हैं ये सब जयपुर में अवस्थित हैं, तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा भरतपुर के जाट। 18वीं शताब्दी में जब मुगल वंश का पतन हो गया तो उसमें से जितने भी क्षत्रिय राज्यों का उदय हुआ, इसमें से एक जाट भी थे। तो कुछ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट है जाट के बारे में, आइए जानते हैं। दिल्ली, मथुरा तथा आगरा के समीपवर्ती क्षेत्रों में कृषि कार्य करने वाले जमींदार जाट के नाम से जाने जाते थे।
जमींदार जाट जो थे वो किन किन क्षेत्रों से थे? दिल्ली, मथुरा और आगरा के जो आसपास के क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों में जो कृषि कार्य करने वाले जमींदार थे इन्हीं को जाट कहा जाता था। दिल्ली, मथुरा और आगरा के समीप वाले क्षेत्रों में जो भी कृषि कार्य करते थे उन्हें ही जाट कहा जाता था। जाटों का सर्वप्रथम विरोध जो है वो तिलपत के जमींदार गोकुल ने किया था 1669 ईस्वी में, औरंगजेब के काल में। औरंगजेब की नीतियों से परेशान होकर जाट का प्रथम विद्रोह तिलपत के जमींदार, कहाँ के जमींदार? तिलपत के जमींदार गोकुल नामक जमींदार ने 1659 ईस्वी में किया था। जाटों का नेक्स्ट विद्रोह जो था वो 1686 ईस्वी में राजा राम एवं रामचेरा ने किया था। 1686 ईस्वी में राजा राम और रामचेरा ने किया। राजा राम ने क्या किया कि सिकंदर में जो अकबर के जो मकबरा थे वहाँ से अस्थि निकालकर अकबर के और उसको जला दिया। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि अकबर के अस्थि पंजर को निकालकर किसने जला दिया? तो ये राजा राम थे जिन्होंने रामचेरा के साथ मिलकर 1686 ईस्वी में विद्रोह किया था। नेक्स्ट आते हैं इन लोगों के क्रम में चूड़ामन का जो काल था वो 1695 से 1721 था। चूड़ामन 1695 से 1721 तक जाटों का नेतृत्व किए। इन्होंने भरतपुर में जाट राज्य की नींव डाली और उसने थीम नामक स्थान पर सुदृढ़ दुर्ग भी बनाया। क्या किया? चूड़ामन जो थे इन्होंने भरतपुर में जाट राज्य की नींव डाली तथा थीम नामक स्थान पर सुदृढ़ किला भी बनाया। तो थीम नामक स्थान पर सुदृढ़ किला किसने बनाया? चूड़ामन। चूड़ामन का नेतृत्व का काल क्या था? 1695 से 1721। 1721 में आगरा के सूबेदार जयसिंह द्वितीय याद रखना है, ये फर्रुखसियर जहांदार के समय में थे। आगरा के सूबेदार जयसिंह द्वितीय के अधीन मुगल सेना ने दुर्ग को जीत लिया तथा चूड़ामन ने आत्महत्या कर ली। क्या हुआ? 1721 में जयसिंह द्वितीय जो था इन्होंने इसके दुर्ग को जीत लिया और चूड़ामन उसके अपने इस अपमान को सह नहीं सके और इन्होंने आत्महत्या कर ली। नेक्स्ट जाटों का जो नेतृत्व करता आते हैं वो आते हैं बदन सिंह। इनका नेतृत्व काल था 1721 से 1756। बदन सिंह जो थे वो चूड़ामन के भतीजा थे और इन्होंने अपनी सेना को शक्तिशाली बनाते हुए दिंग, कुबेर, वेद, भरतपुर में 4 दुर्ग बनाए। बदन सिंह जो थे वो अपनी सेना को शक्तिशाली बनाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने दिंग, कुबेर और वेद, भरतपुर में 4 दुर्ग बनाए। ये सब जगह का नाम है। दिंग, कुबेर, वेद, भरतपुर, इन स्थानों पर बदन सिंह जो थे वो 4 दुर्ग बनाए। बदन सिंह को भरतपुर राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। बदनपुर क्या नाम है इसका? बदन सिंह। हाँ, बदन सिंह को भरतपुर राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो भरतपुर राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? बदन सिंह को। जयसिंह ने वज्रराज व अहमद शाह अब्दाली ने इसे राजा महेंद्र की उपाधि दी। बदन सिंह को जयसिंह ने वज्रराज कहा और अहमद शाह अब्दाली ने बदन सिंह को राजा या महेंद्र की उपाधि प्रदान की। तो अहमद शाह अब्दाली ने राजा महेंद्र की उपाधि किसे प्रदान की? बदन सिंह को। नेक्स्ट जो आते हैं बदन सिंह के बाद वो है सूरजमल। 1756 से 63 ईस्वी। सूरजमल के राज्य में आगरा, मथुरा, मेरठ, अलीगढ़ शामिल थे। इन्हें जाटों का अफलातून या प्लेटो कहा जाता था। ये इम्पोर्टेंट है कि जाटों का अफलातून किसे कहा जाता था? सूरजमल को। और सूरजमल के राज्य में कौन कौन सा क्षेत्र शामिल था? आगरा, मथुरा, मेरठ, अलीगढ़ आदि। ठीक है। इसने भरतपुर के लोहगढ़ किले का निर्माण करवाया। सूरजमल जो थे इन्होंने भरतपुर के लोहगढ़ किलों का निर्माण कराया और दैट्स ऑल। सूरजमल के बारे में इतना ही है कि इनके राज्य में आगरा, मथुरा, मेरठ, अलीगढ़ शामिल थे। इन्हें जाटों का अफलातून कहा जाता था और इन्होंने भरतपुर में लोहगढ़ किले का निर्माण करवाया। आगे है कि प्राचीन भारत में हूनों की सभ्यता जाटों से मानी जाती है। प्राचीन भारत जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक टॉपिक आएगा हून। तो हून के समान ही आधुनिक भारत में जाटों को माना गया है, मतलब हूनों की तुलना जाटों से की गई है।
सूरजमल के बाद जाटों के नेतृत्वकर्ता आते हैं जवाहर सिंह। जवाहर सिंह के बाद आते हैं रतन सिंह, देन केहर सिंह, नवल सिंह आदि शासक हुए, बट कोई भी उतना योग्य शासक नहीं हुए जो कि जाट को कंटिन्यू रख सकते थे अंग्रेजों के सामने। और अंततः 1805 ईस्वी में रणधीर सिंह ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। तो जाटों ने अंग्रेजों की अधीनता कब स्वीकार की थी? 1805 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? रणधीर सिंह के शासनकाल में। जाट के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो हम लोगों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक आता है रुहेल एवं बंगस पठान। ये भी मुगल साम्राज्य के पतन के बाद केंद्रीय राज्य के रूप में उभरना चाहे तो उनके बारे में जानते हैं। 18वीं शताब्दी में गंगा नदी के आसपास रुहेलखंड नामक एक छोटा सा राज्य था और इसकी स्थापना एक अफगान वीर दाऊद और उसके पुत्र अली मोहम्मद खान ने की थी। अफगान राज्य की स्थापना किसने की थी? कहाँ पे था अफगान राज्य? रुहेलखंड में था। और इसकी स्थापना जो थी वीर दाऊद और उसके पुत्र अली मोहम्मद खान ने की थी। इस राज्य का विस्तार उत्तर में कुमायूं से लेकर दक्षिण में गंगा नदी तक फैला था। इसकी राजधानी पहले आंवला और बाद में रामपुर थी। इस राज्य का अवध दिल्ली जाटों और मराठों से निरंतर संघर्ष होते रहे। तो बंगस पठान राज्य का जो फैलाव था वो कहाँ तक था? उत्तर में कुमायूं से लेकर दक्षिण में गंगा नदी तक फैली थी। और बंगस पठानों का संघर्ष जो था वो अवध दिल्ली जाटों और मराठों से हमेशा होती रहती थी। और यही कारण था कि ये बंगस पठान ज़्यादा समय तक राजनीति में नहीं टिक सके। 1742 ईस्वी में हासिफ रहमत खान रुहेलखंड का शासक बना और इसी के शासनकाल में 1774 ईस्वी में अवध के नवाब सुजाउद्दौला ने हेस्टिंगस से संधि कर मीरनपुर काटरा के युद्ध में इसे पराजित किया और रुहेलखंड का अधिकांश भाग अपने राज्य में मिला लिया। जब हम लोग अवध टॉपिक पढ़ेंगे तो जानेंगे कि आखिर सुजाउद्दौला ने हेस्टिंगस से क्या संधि की और क्यों इसने रहमत खां को पराजित कर इसके अधिकांश भाग को अपने में मिला लिया। ये कब की घटना है? 1774 की। मीरनपुर कटरा के युद्ध में सुजाउद्दौला ने रहमत खां को हराया और रुहेलखंड के अधिकांश भाग को अपने राज्य में मिला लिया और शेष भाग में रामपुर रियासत की स्थापना हुई और इसका उत्तराधिकारी अली मोहम्मद के पुत्र फैजुल्लाह खां को बनाया गया। अधिकांश भाग को तो सुजाउद्दौला ने अपने राज्य में मिला लिया और जो भी शेष भाग बचा उस पर रामपुर रियासत की स्थापना हुई। इसके उत्तराधिकारी अली मोहम्मद खां और उसके उत्तराधिकारी जो थे वो फैजुल्लाह खां को बनाया गया। फर्रुखसियर के काल में एक अन्य अफगान मोहम्मद खां बंगस ने वर्तमान अलीगढ़ और कानपुर के बीच फर्रुखाबाद के कुछ भूभाग को अधिकार कर बंगस पठान राज्य की स्थापना की। ये फर्रुखसियर जब शासन कर रहा था उस समय की बात है। एक अफगान मोहम्मद खां बंगस ने आज का जो क्षेत्र है अलीगढ़ और कानपुर यहाँ के क्षेत्र और फर्रुखाबाद के कुछ भूभाग पर अधिकार करके बंगस पठान राज्य की स्थापना करता है। तो बंगस पठान राज्य की स्थापना कौन करता है? मोहम्मद खां बंगस। किसके काल में? फर्रुखसियर के काल में। 1728 में बुंदेलखंड के शासक छत्रसाल ने मराठों की सहायता से बंगस को पराजित कर उसे अपने राज्य में मिला लिया। लेकिन ये बंगस पठान जो थे ये ज़्यादा समय तक स्वतंत्र नहीं रह सके और 1728 ईस्वी में बुंदेलखंड के शासक थे महाराजा छत्रसाल। इन्होंने मराठों की सहायता से बंगस को पराजित कर उसको अपने राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा सिख राज, जहाँ पे हम लोग सिख गुरुओं के बारे में पढ़ेंगे। रंजीत सिंह पे फोकस होगा और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।